बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास काश्त की जाती हैं, फ्रूट काश्त किए जाते हैं, यानी कि हमा किस्म की काश्तकारी पाकिस्तान में होती है। और वक्त के साथ साथ हमारे यहाँ जो काश्तकारी है वो जदीद तर होती जा रही है। इस हवाले से जो टेक्नोलॉजी है वो भी इख्तियार की जा रही है और हमारे यहाँ रिसर्च का काम भी बहुत तेज़ी से जारी है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के शोबा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से लेक्चरर डॉक्टर परवशा खानम हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे ज़राअत के हवाले से और ख़ासकर खजूर के हवाले से। और खजूर के हवाले से उनकी एक्सपर्टीज़ भी है और उन्होंने खजूर पर अपना मकाला भी लिखा है, तहकीकात की हैं बाकायदा डेट्स पर उसकी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के हवाले से। तो हम उनसे पूछेंगे कि इस अपने मकाले में उन्होंने क्या तहकीकात की और किस तरह उन्होंने अपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाया, और इस वक्त पाकिस्तान में जो डेट फार्मिंग है वो किस नौइयत की हो रही है और उसको किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं खजूर पे बात कर सकूं। खजूर चूँकि हमारे पाकिस्तान की बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है और मेरी PhD भी इसी खजूर पे है, जिसमें मैंने बेसिकली फ़ोकस किया है कि हम ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी जो खजूर है इसकी ब्रीडिंग पाकिस्तान में हम बहुत कम कर रहे हैं। क्योंकि ये एक फ्रूट ट्रीज जितने भी हैं हमारे, चाहे खजूर है चाहे मैंगो है, तो इनकी ब्रीडिंग पे वर्क कम हो रहा है। तो मैं चूँकि एज अ ब्रीडर, सर ने इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं एज अ ब्रीडर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से बिलोंग करती हूँ और मेरी PhD ही डेट फार्म पे है। तो मैंने फोकस किया कि मैं इसमें जो इशू है ब्रीडिंग में उसको सॉल्व करूं। तो जब इसमें हमने देखा तो खजूर में, चूँकि हम जानते हैं, जो फार्मर्स भाई हैं वो जानते हैं कि जो खजूर है वो बेसिकली शक्कर से, उसके जो बच्चे होते हैं उनसे वो आगे प्रोपेगेट होती है। तो खजूर चूँकि हमारे यहाँ दो तरीक़ाकार से खजूर जो है वो प्रोपेगेट होती है, एक शक्कर्स के ज़रिए और सीड्स के ज़रिए। अब जो शक्कर्स के ज़रिए हम खजूर करते हैं, जिसको हम अपनी पंजाबी ज़बान में बच्चे कहते हैं, कि खजूर के इर्द गिर्द जो है वो बच्चे उसके निकलते हैं, वो बच्चों की जो मिकदार है बहुत कम होती है, जिसको हम अपनी डिमांड के मुताबिक जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए जो है ना, मेरा वर्क ये था कि हम इसकी ब्रीडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकें। तो ब्रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम सीड की तरफ गए। अब सीड में जो इशू आता है वो आता है इसकी सेक्स डिटर्मिनेशन का, कि जब तक हमें वेट करना पड़ता है 8 साल तक, 5 से 8 ईयर्स तक हम जाके फिर हमें इस काबिल होते हैं कि हम ये देख सकें कि हमारी कौन सी खजूर फीमेल प्लांट अच्छा है, कौन सा मेल प्लांट का पोलन अच्छा है, कि वाकई वो इस काबिल है कि वो फीमेल को पोलिनेट करे और उससे हम अच्छे जो है प्लांट्स ले सकें। तो मैंने इनिशियल स्टेजेस पे इवन के 1 ईयर एज की जो हमारी सीडलिंग्स थी, मैंने उनको सिलेक्ट किया, सीड्स के प्लांट्स को, और उनमें से मैंने अर्ली स्टेज पे उनकी सेक्स को आइडेंटिफाई किया। अब उसका हमें फ़ायदा ये होगा अर्ली स्टेज पे सेक्स को आइडेंटिफाई करने का कि हम उनमें से मेल एंड फीमेल को अलग कर लेंगे। जब हम अपने डिज़ायर्ड मेल एंड फीमेल प्लांट्स को सेपरेट कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एक ब्रीडिंग के लिए एक वे ओपन हो जाता है, जिससे हम इसकी ब्रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हमारी खजूर की ब्रीडिंग है, जिससे ना सिर्फ इसकी प्रोडक्शन इम्प्रूव होगी, बल्कि हम ऐसी अच्छी वैरायटीज़ जो हैं उनको भी हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपने इस ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारे यहाँ जो एक रवायती अंदाज़ था इसकी डेट्स की जो कल्टीवेशन का, वो शक्कर के ज़रिए था, तो क्या उस तरह जो हमारे यहाँ कल्टीवेशन हो रही थी या फार्मिंग हो रही थी उसकी रफ्तार किस कदर सुस्त थी या जैसी थी, और इस तरह जब हम सीड के ज़रिए से जाएंगे तो ये किस तरह इसको तेज़ी लाई जा सकती है? सर, सीड के ज़रिए जो है, एक तो ये ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इरा है, क्यों हमने वैराइटल इंप्रूवमेंट भी करनी है और वैराइटल इंप्रूवमेंट के लिए हमें सीड पे डिपेंड करना पड़ेगा। और जहाँ बात रही फार्मर्स की कि फार्मर्स को हम कैसे कर सकते हैं, फार्मर्स के पास शक्कर्स बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। हम सीड की ब्रीडिंग के थ्रू, खजूर की ब्रीडिंग के थ्रू हम उनको इम्प्रूव जो है वो वैराइटीज़ देंगे। इसके अलावा जो शक्कर्स का प्रोसीजर है उसमें भी हम उनको गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आपने शक्कर्स को किस एज में डिटैच करना है, मेल प्लांट से या फीमेल प्लांट से, और किस तरीक़ाकार से आपने उनको आगे मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि अगर एक तो वो हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, और दूसरा जब एक फार्मर, आम फार्मर उसको वहाँ से डिटैच करता है तो वो इतने नेगेटिव तरीके से डिटैच करता है कि उसकी डेथ के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो खजूर है ये भी एक हाई वैल्यू क्रॉप है, जिस तरह के सेब है या नाशपाती है या आड़ू है, आम है,
तो आप ये फरमाएं कि पाकिस्तान में जो ये खजूर है, इसमें पोटेंशियल क्या है और इसमें जो फार्मिंग है उसमें कितनी गुंजाइश बाकी है? ये तो सर बहुत अच्छी है इस पे डिस्कशन कि जो खजूर है पाकिस्तान में, ये हमारे प्रोडक्शन के लिहाज से हम दुनिया में 5वें नंबर पे हैं इस टाइम प्रोडक्शन के लिहाज से हम दुनिया में 5वें नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन जो हमारी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारा ये आ रहा है कि हम एक्सपोर्ट भी इसको कर रहे हैं और एक्सपोर्ट में टॉप 10 कंट्रीज़ में हम 8वें नंबर पे खड़े हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट वैल्यू है इसकी उसमें हम बहुत पीछे हैं। लोग दूसरे कंट्रीज से हमारे 11वां 12वां नंबर आता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो खजूर की प्रॉपर पैकिंग नहीं है, दूसरा हम उसको प्रॉपर जो है वो स्टोरेज सिस्टम नहीं है, उसकी प्रॉपर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है। अगर हम इन एरियाज़ को कवर कर लें तो जिस तरह हमारा क्लाइमेट चेंज सिस्टम आ रहा है, कभी बारिशें हो रही हैं, कभी टेम्परेचर हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, तो हमें ऐसी जो है वो हार्श क्रॉप्स की तरफ जाना पड़ेगा जिनकी सर्वाइवल 100% रह जाए, जिनको। और खजूर चूँकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, बहुत से उन्होंने अपनी हदीस में जिक्र किया खजूर के बारे में कि खजूर का लगाने वाला, जो एक दरख्त लगाने वाला जन्नत में जाएगा। और इस तरह यानी कि खजूर की इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस दरख्त की बड़ी अहमियत है। तो उस लिहाज से हमने ये देखा है कि अगर हम खजूर की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो खजूर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल है, न्यूट्रिशन इसकी हाई है। और इसकी प्रोडक्शन भी जो है वो हम इसकी 100 kg पर प्लांट ले सकते हैं। आप 1 एकड़ से आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ इस वक्त ना खजूर की काश्त का जो रुझान है वो बढ़ रहा है और देखने भी आ रहा है कि हमारा जो काश्तकार है वो खजूर की काश्त की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये हाई वैल्यू क्रॉप है, इसकी अच्छी खासी कीमत मिलती है। तो ये बताएं कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो खजूर की काश्त है वो किस मतलब किस्म में हो रही है और कौन सी जो किस्म है उसकी काश्त की ज़रूरत है ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कीमत हासिल की जा सके या हम एक्सपोर्ट मार्केट में कम्पीट कर सकें? इसमें सर जो हमारे अपने पंजाब के एरियाज़ में है, यहाँ पर हम डकी मैक्सिमम ग्रो कर रहे हैं, डकी, असील, इसके अलावा खुदरावी वगैरह, और बाकी जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है। उन्होंने बहुत सी जो हमारी एग्जॉटिक वैराइटीज़ थी जैसे कि अजवा, अंबर वगैरह, इनको उन्होंने बाहर से लेके उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें उन्होंने 10-10 पौधे दिए थे हर फार्मर को कि वो उनको प्रोपेगेट करें। फर्दर जब वो उनके बच्चे होंगे तो वो अपने ही एरियाज़ में मुख्तलिफ फार्मर्स को, जो करीबी फार्मर्स हैं, उनको वो उनके प्लांट्स देंगे। तो एक वो प्रोजेक्ट भी चला था इसमें हमारे पाकिस्तान में, और इसी तरह बहुत सी और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें कोशिश की जा रही है कि अपनी लोकल वैराइटीज़ के अलावा जो हमारी हाई प्रोडक्शन वैराइटीज़ हैं, अजवा वगैरह, इनको हम मैक्सिमम लेवल पे अपने फार्मर फील्ड पे लगाएं। अब बेसिकली जो चीज़ ये है कि हमने फार्मर्स तो अब इस तरफ वैसे खुद ही खींचा चला जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्टिव, इसमें प्रोडक्टिव भी है और इनकम वाली क्रॉप भी है। इसकी इनपुट कास्ट बहुत कम है, जैसा कि दूसरी क्रॉप्स हैं उनमें हम देख रहे हैं। अब कॉटन का ही देख लें हाल क्या हो रहा है, उसकी इनपुट कास्ट और उसके बाद फिर उसकी आउटपुट, उसके लिहाज से आपने खुद देखा होगा कि खजूर में इनपुट कास्ट माइनर सी है। फिर इसमें डिजीज़ का अटैक एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स बहुत कम है। इसकी अगर हम सिर्फ इसके हार्वेस्टिंग के प्रोसीजर को इम्प्रूव कर लेते हैं और अपनी जो हमारी वैराइटीज़ है एक्सोटिक वैराइटीज़, उनको हम मैक्सिमम एनहेंस कर रहे हैं। इस पे मैं थोड़ा सा अपना और वर्क का भी इंट्रोडक्शन आपको करवाऊंगी कि हम वो जो एक्सोटिक वैराइटीज़ बाहर से ले रहे हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी में उसके टिश्यू कल्चर पे भी काम कर रहे हैं कि हम अजवा, अंबर, इनका टिश्यू कल्चर कर सकें। कि उसका टिश्यू कल्चर का ये है कि हम एक सिंगल प्लांट से विद इन टाइम ए लॉट ऑफ प्लांट्स हम बना लेते हैं। तो वो उससे फिर ये है कि हमारी ये एक्सपोर्ट हो जाएगी फार्मर को, कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स होंगे और हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आबो हवा होती है ये मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ है, तो जो एग्ज़ॉटिक जो बाहर की अक़साम है, जैसे आपने बताया अंबर है या अजवा है, तो वो हमारे माहौल से किस तरह हम आहंग है और उसकी काश्त किस तरह कामयाबी से की जा सकती है? अजवा हमारे यहाँ जो टेम्परेचर खजूर को चाहिए होता है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वो बेयर कर सकती हैं। तो हमारी अंबर, अजवा, उनको लिए ये एनवायरनमेंट फिट जा रहा है। उसमें हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में लगा के देखा इनको और मुख्तलिफ फार्मर फील्ड्स पे भी उसकी ऑब्जर्वेशन ली। तो अजवा, अंबर हमारे 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को बड़ा हंस के वो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं और वहाँ से अच्छी हमारी प्रोडक्शन भी आ रही है। 5th नंबर आता है प्रोडक्शन का और 8th नंबर हमारा एक्सपोर्ट में आता है, लेकिन हम इसकी रिटर्न कम ले रहे हैं। तो उसकी रीज़न यही है कि हमारा जो है ना हार्वेस्टिंग लॉसेस हैं। हार्वेस्टिंग लॉसेस हैं, फिर हमारा पैकिंग का इशू है। अगर हम अपने हार्वेस्टिंग के लॉसेस को रिड्यूस कर लेते हैं कि हमारी प्रॉपर, अब जैसे कि हमने देखा है
कि हम खजूर को उतारते हैं ऐसे नीचे गिरा दिया, जिससे उसका फ्रूट जो है वो डैमेज हो जाता है, गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उनको हम छुआरा फार्म में एक्सपोर्ट कर रहे हैं मैक्सिमम। तो अगर हम उसको प्रॉपर पैकिंग में, प्रॉपर टेम्परेचर पे उसको सेव करके अगर अच्छी पैकिंग में हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो है वो उसमें इनकम में इजाफा होगा, और फार्मर जो है वही पर एकड़ यील्ड से जितनी जो लो प्रॉफिट ले रहा है उसका प्रॉफिट डबल हो जाएगा उसकी प्रॉपर हार्वेस्टिंग की। उसके लिए फिर ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो इसमें थोड़ा सा स्टेप ले कि हम फार्मर एक्सटेंशन फील्ड के लेवल पे एक्सटेंशन स्टाफ फार्मर को, जो हमारे डेट पाम के फार्मर्स हैं, उनको गाइड करें कि आपने इस तरह से इसकी हार्वेस्टिंग करनी है और इस तरह से आपने इसको जो है वो प्रॉपर पैक करना है। और बहुत सी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि खैरपुर में है वो आएँ और वो वहाँ से उनको प्रॉपर वहीं से परचेज़ करें, खुद वो तो उसको उनकी लोडिंग हो प्रॉपर और उनकी प्रॉपर जो वो हार्वेस्टिंग हो। तो आई थिंक कि हम फार्मर अपने को इसमें काफ़ी सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये खजूर में वाकई पोटेंशियल है कि ये दूसरी क्रॉप्स की निस्बत जो है वो आसानी से कम्पीट कर सकती है, और न्यूट्रिशनल तो ये है ही सही, तो हमारे फूड सिक्योरिटी के इशू को भी ये कवर कर जाएगा ये पौधा। डॉक्टर साहब भाई, इसकी हर काश्तकार की कोशिश होती है कि उसको जो भी फसल उसने काश्त की उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पैदावार हासिल करे। तो खजूर की जो पैदावार है ये लिमिटेड बुनियादों पर होती है या इसको हम उसकी यील्ड को एनहेंस भी कर सकते हैं? सर इसमें जो है ना यील्ड को एनहेंस किया जा सकता है। यील्ड को एनहेंस इस तरह से किया जा सकता है कि हम इसकी डिजीज़ को कवर करें। डिजीज़ आती हैं कि जब हम इंटरक्रॉपिंग की बगैर किसी प्लानिंग के उसमें इंटरक्रॉपिंग का सिस्टम स्टार्ट कर दें, ये ना देखें कि हम कौन सी क्रॉप उसके साथ मैच करती है, किसको लगाना चाहिए। फिर इसके अलावा जो है हम उसके प्रॉपर जो मैनेजमेंट देखें कि हमने कौन सी क्रॉप्स लगाएंगे और किस पोलन्स के साथ, जो मैं अभी आपको कह रही थी कि हम उसकी खजूर की प्रोडक्शन डिपेंड करती है क्योंकि ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है और इसमें हमने पोलन्स मेल के ला के फीमेल के साथ पोलिनेट करके हमने उसकी प्रोडक्शन लेनी होती है। और हम ये देखें कि वो कौन से हमारे अच्छी क्वालिटी के मेल हैं प्लांट्स जो कि उनको पोलिनेट करके हम अच्छी जो वो उसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वही पोलन जो है वो फार्मर को प्रोवाइड किए जाए थ्रू एग्रीकल्चर स्टाफ के थ्रू या उनके सेमिनार्स के थ्रू उनको आगाही दी जाए कि ये हैं। और एक उनको प्रॉपर अगर हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दे दें कि आपके फील्ड में अगर सपोज 100 हैं तो आपके पास 10 मेल प्लांट होने चाहिए और फलां वैरायटी के फलां क्वालिटी के पोलन जो प्रोड्यूस कर सकें वो मेल प्लांट होने चाहिए। तो इस तरह से हम जो है वो अपनी इसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और पर एकड़ जो यील्ड है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, किसी एक पौधे में जो उसके खोशे निकलते हैं उनकी तादाद फिक्स होती है या उनमें भी कोई इजाफा हो सकता है? सर ये वैसे तो हमारी जो वैरायटी टू वैरायटी जो खोशे निकलते हैं, बच्चे हम इनके कहते हैं, सकर्स जो है इनके, तो ये वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है, लेकिन मैक्सिमम जो है ये 4 to 5, अगर बहुत कोई अच्छी वैरायटी हो तो वो 8 सकर्स तक पर जो है ना अपनी पूरी एज में 8 से 10 सकर्स दे जाती है। हाँ जी। तो इसके बारे में ये भी फरमाएं कि हमारे यहाँ जो ज़मीन है उसमें ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है, बंजर ज़मीनें हैं, तो खजूर के लिए कौन सी ज़मीन जो है वो इंतखाब की जा सकती है जिससे इसको कामयाब इसकी काश्त की जा सके? खजूर जो है ना सर, ये हमारे लिए बेसिकली ये एक हार्श पौधा है, लेकिन इसको हमारी जितनी भी हमारी जहाँ पर हम दूसरी क्रॉप्स को, वीट को, राइस को सक्सेसफुली कल्टीवेट नहीं कर सकते, हम अपने उन एरियाज़ में खजूर को कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे कि बलूचिस्तान है, वहाँ पर खजूर को काफ़ी ग्रो किया जाता है, खैरपुर में ग्रो किया जाता है। अब खैरपुर में जो है वो प्रोडक्शन का देखा गया है तो सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर्ड है वो बलूचिस्तान में खजूर का कवर्ड है, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा खैरपुर से आ रही है, सिंध से। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जो ऑर्चर्ड्स हैं वो वेल मेंटेन्ड हैं, वहाँ के फार्मर्स को आगाही है कि हमने इस तरह से लगाना। और बलूचिस्तान में इसकी हैपहैज़र्ड प्लांटिंग है, एरिया बहुत ज़्यादा कवर है, हैपहैज़र्ड प्लांटिंग है, कहीं एक प्लांट है, कहीं दूसरा है, कहीं प्रॉपर पोलिनेट नहीं हो रहा, कहीं उसको मेल प्लांट के पोलन नहीं मिल रहे फीमेल को। तो ये एक रीज़न है कि बलूचिस्तान में एरिया उसका बहुत ज़्यादा है और जो प्रोडक्शन कम है, लेकिन सिंध में एरिया कम है और ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हम इसमें खैरपुर में अब फार्मर्स में इतनी आगाही है कि उन्होंने ऑर्गेनिक डेट्स पे, जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उन्होंने ऑर्गेनिक डेट्स पे काम शुरू कर दिया है कि ऑर्गेनिक डेट्स को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने ही फार्म पे प्रॉपर पैकिंग करके, ताकि उनको और ज़्यादा वो जो है वो अपने प्रोडक्शन को और अपनी इनकम को वो इंक्रीज़ कर सके और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सके। खजूर में कौन सी बीमारी ज़्यादा अटैक करती है या इसमें जो नुकसानदेह कीड़े होते हैं उनमें कौन से ऐसे कीड़े? इसमें सर एक है रेड पाम वीवल। अच्छा, रेड पाम वीवल है जो कि इसमें अटैक करती है।
पुराने वक्तों में तो जो फार्मर था वो फील्ड विज़िट, खजूर की फील्ड का ये है कि अगर फार्मर डेली विज़िट कर ले तो उसको आइडिया हो जाता है कि कौन सा प्लांट हेल्दी है, किसी में कोई इशू तो नहीं आ रहा। ये रेड पाम वीवल ऐसा कीड़ा है कि ये उसके स्टेम में होल करता है, स्टेम में होल करता है, और जब और आहिस्ता आहिस्ता उसके पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं। जब फार्मर को पता चलता है उस वक्त तक ये जो है वो अपना काम दिखा चुका होता है। तो इसमें यह है कि एक इसका विज़िट फार्मर के थ्रू हो, दूसरा हमारी जो अपनी साइंटिफिक टीम्स हैं, हमारी जो इससे हैं एंटोमोलॉजिस्ट हैं, वो जहाँ जो हमारे ऑर्चर्ड्स हैं आइडेंटिफाइड हों, ऑर्चर्ड्स हमारे पंजाब में और बाकी भी हमारे जो सिंध में, बलोचिस्तान में, उन पे प्रॉपर जो वो विज़िट हो। क्योंकि कोई भी क्रॉप है उसकी अगर सस्टेनेबिलिटी हमने देखनी है तो हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर हमारी सपोर्ट में है तो फिर हम उस क्रॉप को जो एनहेंस कर सकते हैं। तो ये रेड पाम वीवल एक ऐसी है कि इसको हम जो ये अचानक ही उसमें शो होता है और जितनी देर में ये इसके सिम्टम्स शो होते हैं उस टाइम पर वो अपना काम दिखा चुके तो वो क्रॉप, वो प्लांट हमारा डेड हो जाता है। तो इसको ये कंट्रोल इस तरह से किया जा सकता है कि इसमें अब इसके कुछ प्रीडेटर्स आइडेंटिफाई हो गए हैं जो कि इसके लार्वी को, एग्स को खाते हैं। उनको फील्ड में वो बायो कंट्रोल सिस्टम है उसको फील्ड में छोड़ दे। कुछ इसकी केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स आ गई हैं जिनको यूज़ किया जाता है। पुराने वक्तों में लोग उसके सुराख जहाँ पे हो रहा होता था वहाँ पर ये जहरीली गोलियाँ डाल देते थे तो उससे भी ये कवर हो जाता था। तो इस तरह से यह है, इस बीमारी से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जैसे मैंगो की काश्त होती है, पहले एक रवायती काश्त थी कि पर एकड़ 60 से 65 या 55 पौधे लगाते थे। आजकल हाई डेंसिटी जो है ना उसका जो रिवाज हो रहा है। तो खजूर के बारे में बताएं कि इसकी पर एकड़ कितनी काश्त की जा सकती है और इसकी क्या सूरत हाल है? पर एकड़ प्लांट्स जो इसके हैं खजूर के, वो 100 प्लांट्स जो हैं वो फीमेल के और 10 प्लांट्स के कम्बिनेशन में जो है ना, अगर मेल के हम इनको ग्रो करते हैं तो इसकी अच्छी प्रोडक्शन ली जा सकती है। इससे हमारी जो प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगी और इसके अलावा जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी जो फ्रूटिंग का सिस्टम है, क्योंकि मेल इसको जितना प्रॉपर पोलिनेट करेगा उतना अच्छा हेल्दी फ्रूट होगा। जितना हम उसको दूर, और क्योंकि इसमें हैंड पोलिनेशन का सिस्टम भी है, इसमें नेचुरल पोलिनेशन का सिस्टम भी है कि कुछ तो हम पोलन्स अपने हैंड पोलिनेट करते हैं, कुछ वो बाय एयर हो रहे होते हैं इंसेक्ट्स के थ्रू, एयर के थ्रू। तो इससे जो है वो जितना हमारे, अगर हमने वो उनकी क्वांटिटी मेंटेन करते हैं, मेल फीमेल प्लांट्स की रेशो को मेंटेन करते हैं, तो उससे हमारी पर एकड़ यील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी भी नर्सरी काश्त की जाती है, तो जब नर्सरी से हम ये प्रोडक्टिव फील्ड में मुंतकिल करते हैं तो कितनी उम्र होनी चाहिए पौधे की फील्ड में मुंतकिल करते हैं? सर, जो नर्सरी सक्कर्स हैं, जैसे कि मैंने सक्कर्स की बात की, तो मैक्सिमम उसको कोशिश की जाती है कि 2 साल का सक्कर हो, नीचे उसकी जो है वो गिर स्टेम थोड़ा वेटेड हो, तो उसको अगर हम शिफ्ट करते हैं तो वो अच्छा उसकी ग्रोथ होती है, सर्वाइवल के चांस अच्छे होते हैं। वो अपनी जो है ना इटसेल्फ अपनी रूट्स पेरेंट्स से हट के बना चुका होता है 2-2.5 साल का सक्कर जो है। इसके अलावा जो हमारी नर्सरीज़ हैं जिसमें हम अपने ये प्लांट ब्रीडर जिस तरह प्रेफर करते हैं, हम अपने प्लांट्स को नर्सरीज़ में भी 2 साल तक इन विट्रो जो हम अपने सिस्टम में ग्रो करके कंट्रोल सिस्टम में, फिर हम उसको फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं और उस पर फिर हम अपना सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं कि क्या हिसाब। आमतौर पर कितनी एज में ये पौधा जो है प्रोडक्शन शुरू कर देता है? 5 to 6 ईयर्स में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। 5 to 6 ईयर में पोलिनेशन की तरफ ये जाता है, लेकिन ये जैसे जैसे ये जितना मैच्योर होता जाएगा उतनी इसकी प्रोडक्शन जो है वो एज के हिसाब से इसकी प्रोडक्शन इंप्रूव होती जाएगी। हमारे नाज़रीन या जो हमारे जो काश्तकार हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए जो ये अपना डेट्स के फार्म बनाना चाहते हैं, अपने यहाँ काश्त करना चाहते हैं, उनके लिए आप कौन सी किस्म जो है डेट्स की रिकमेंड करते हैं कि उनको काश्त करनी चाहिए? उसमें हमारे यहाँ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है बहावलपुर में है जो इस पे काम कर रहा है खजूर पे, इसके अलावा हमारे इधर एमरी में भी खजूर पे काम हो रहा है। तो हमारी जो एक तो वैरायटीज़ हैं, डकी इस टाइम बहुत अच्छी वैरायटी जा रही है एरिया वाइज, क्योंकि वैरायटीज़ एरिया वाइज स्पेसिफिक होती हैं। तो इसके अलावा हम जो अजवा, मरजूल, इनको जो एक्जोटिक वैरायटीज़ हैं इनको प्रेफर करेंगे कि वो अपने फार्म्स पे लगाएं और वहाँ से जो है वो उनको प्रोपेगेट करें और अपने जो है वो मैक्सिमम लेवल पे अपनी जो असील है इसको, डकी को, हिलावी को, इनको अपने मैक्सिमम लेवल पे लेके, क्योंकि डकी का साइज़ बहुत अट्रैक्टिव है तो वो जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उससे अच्छी प्राइस ले सकते हैं। इसी तरह असील है, हिलावी है, ये खुदरावी हैं, ये बहुत अच्छी हमारी वैरायटीज़ है जिनको अगर हमारे फार्मर अपने फार्म पे करते हैं, पोलिनेट अपने फार्म पे कल्टीवेट करते हैं तो उनसे अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पलवशा खानम साहबा। थैंक यू सर। नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर पलवशा खानम ने आपको बताया कि पाकिस्तान में खजूर की काश्त
और उसकी मार्केट वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए और उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हमारे काश्तकार खजूर की काश्त पर तवज्जो दें और ख़ासकर उसकी पैकिंग पर ख़ास तवज्जो दें तो वो मार्केट में बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं और अपनी जो आमदनी है उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी बल्कि हमारा काश्तकार भी खुशहाल होगा। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।